स्टार्टिंग में मैं जब कुश्ती करती थी तो जब छोटी सी थी तभी मुझे दंगल खिलाने लगे, मतलब हर रोज़ दंगल में लेके जाते थे, बोलते थे फिर अगर तू दंगल ज़्यादा खेलेगी तो तुझे मैट की कुश्ती में डर नहीं लगेगा। तो मम्मी पापा सुबह उठने के बाद प्रैक्टिस के बाद में दिन में दूध पिलाते, रात को पिलाते, मतलब हर रोज़ टाइम पे दूध घी हो जाता था। तो जल्दी मन भर गया था, बोलने लगे अब बस करो, इतना दूध नहीं पिया जाए। हाँ ये होता है। तो सभी ने बोला था भाई तू करेगी, कुछ नहीं है, इंजरी सबको होती है। लब बोलते हैं पहलवान का चोट एक गहना है, सभी बोलते हैं ये बात, भाई ये तो होता रहता है, ये तो मतलब कभी बड़ी इंजरी होती है कभी छोटी होती है, लेकिन हर एक पहलवान को इंजरी ज़रूर मिलेगी। हरियाणा के एक छोटे से गांव भगाना से एक चमकता सितारा रेसलिंग की दुनिया में निकला और उसने देश के दिलों को जीत लिया। यह एक साधारण परिवार से एक हौसले वाली लड़की जिन्होंने अपने सफर में कई मुश्किलों का सामना किया, परंतु अपने पक्के इरादे और परिवार के सपोर्ट से एक इंटरनेशनल कुश्ती के मैदान में अपना जादू बिखेर दिया। इन्होंने इतिहास में अपना नाम रोशन किया जब वो पहली बार इंडियन महिला बनी जिन्होंने अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। चलिए मिलते हैं फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन इन रेसलिंग चैंपियनशिप एंड UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 अंतिम पंघल से। अंतिम ये नाम सबसे अलग है, तो ये किसने आपका नाम रखा और क्यों? हम 4 बहनें मैम और 5 बहन भाई हैं, तो मैं सबसे लास्ट की बहन हूँ। तो मेरे मम्मी पापा ने चाहा कि अब और लड़की ना हो, अभी लड़का ही हो, इसलिए मेरे मम्मी पापा बोले अब इसका नाम अंतिम रख देते हैं ताकि लड़का हो जाए, इसलिए। फिर उसके बाद आपका एक भाई है? हाँ, उसके बाद मेरा एक भाई है। अच्छा अंतिम, हमने सुना है जब आप छोटी थी तो आप अपनी बहनों के साथ उनके कबड्डी के मैचेस देखने जाया करती थी, लेकिन फिर आपने कबड्डी छोड़कर रेसलिंग को एक प्रोफेशनल करियर की तरह चुना। हाँ, क्योंकि मेरी बहन जो कबड्डी खेलती थी वो भी नेशनल की प्लेयर रही है, तो वो भी शुरू से ही चाहती थी मैं कुश्ती करूँ। तो जैसे कबड्डी में जो टीम फर्स्ट आती है वो नहीं जाती है, उसमें से भी बच्चे छटते हैं, 2 उसमें से जाते हैं, जो हार जाती है 2-3 उसमें से जाते हैं। तो मेरे जैसे ये मम्मी पापा है, ये भी सभी चाहते थे कि भी मैं कुश्ती करूँ। पापा वो भी कबड्डी खेले थे पहले, तो वो भी चाहते थे मैं कुश्ती करूँ, क्योंकि कुश्ती एक का गेम है, जितनी मैं मेहनत खुद की करूँगी उतनी मेरे काम आओगी, जितनी दूसरे करेंगे उनकी आओगी। अगर मैं ज़्यादा मेहनत करूँगी तो मैं खुद फर्स्ट आऊँगी, अगर कोई दूसरा ज़्यादा मेहनत करा तो वो फर्स्ट आओ, इसलिए आपने रेसलिंग को चुना। हाँ, और रेसलिंग की ट्रेनिंग काफ़ी टफ रही होगी। हमने सुना है शुरू में जब आपकी ट्रेनिंग रेसलिंग की स्टार्ट हुई तो आप छोड़ के घर चली गई थी वापस। हाँ, जैसे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती थी, तो दोनों टाइम प्रैक्टिस, फिर दिन में खुद से काम करना, सभी ये होता था। तो मैंने बोल दिया भाई अगर कुश्ती करवाना है तो मम्मी पापा आप दोनों ही सहारा जाओ या फिर किसी को छोड़ दो मेरे पास। तो शुरू में तो मेरी बहन को छोड़ा मेरे पास में। अच्छा, आपकी बहन वहाँ से आके आपके साथ रहने लगी? हाँ, मेरी बहन रहने लगी, तो हम दोनों रहने लगे, लेकिन हम वो भी स्कूल जाती थी फिर वहाँ पे, तो हम दोनों का भी इतना मन नहीं लगता था, क्योंकि वो स्कूल चली जाती, दिन में मैं आती, सुबह शाम मैं चली जाती, तो सारा रात को इकट्ठा होते थे, ऐसे मन नहीं लगता पूरे दिन अकेले रहने में। तो फिर हमने बोल दिया भाई मम्मी पापा आप ही आ जाओ, हमारा ऐसे मन नहीं लगेगा। सो मम्मी पापा फिर वहाँ से आपके पास गांव से हिसार आगे रहने लगे? हाँ, हिसार आके रहने लगे। तो फिर आप उनके पास रह के आपने ट्रेनिंग की? हाँ, मम्मी पापा, फिर तो भाई भी आ गया, सभी आ गए, धीरे धीरे करके सभी हिसार में आ गए। फिर तो पूरे परिवार ने आपको इस कुश्ती के लिए सपोर्ट किया? हाँ, मम्मी पापा भाई बहन सभी ने। जैसे मम्मी पापा अगर कुछ बना देते हैं या फिर भाई बहन बनाते हैं, मम्मी पापा दे आते हैं, जूस हो गया, सब कुछ मम्मी पापा भाई बहन ही करते हैं। और अंतिम हमें पता लगा कि जब आप शुरू में आप बहुत दंगल खेलती थी, मतलब रोज ही आप दंगल खेला करती थी, फिर आपने एक ऐसे प्रोफेशनल रेसलिंग की तरफ अपना रुख किया।
जैसे स्टार्टिंग में मैं जब कुश्ती करती थी तो जब छोटी सी थी तभी मुझे दंगल खिलाने लगे, मतलब हर रोज़ दंगल में लेके जाते थे, बोलते थे फिर अगर तू दंगल ज़्यादा खेलेगी तो तुझे मैट की कुश्ती में डरने लगेगा। क्योंकि दंगल में ये बोलते थे हार जीत का कोई वो नहीं है, लेकिन मैट पे जब हम कोई कंपटीशन लड़ते हैं कैडेट जूनियर का तो वो एक ही बार होता है साल में, वो पूरी साल चली जाती है फिर, और 3 ही साल तो होते हैं। तो इस वजह से सभी ने बोला पहले तू मैट के वो कुश्ती के दंगल लड़, तो पहले कुश्ती के माटी के दंगल लड़वाए, फिर मैट पे भी दंगल लड़वाए। अच्छा। तो फिर धीरे धीरे करके जब मैं कैडेट की हुई तब मुझे मैट पे लड़ने में कोई ये नहीं हुआ आपको वो कॉन्फिडेंस आ गया दंगल खेलते खेलते कि अब मैं मैट पे खेलने के लिए तैयार हूँ फाइनली। अच्छा, जब शुरुआत में आपकी ट्रेनिंग हुई थी, जब आप ट्रेनिंग कर रही थी दंगल के बाद आपने प्रोफेशनल रेसलिंग की तरफ रुख किया, तो आपको लगता था कि आप एक दिन वर्ल्ड चैंपियन बनोगी, जैसे आपने अभी वर्ल्ड अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है? शुरू में तो मैम मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। वे पहले कैडेट होता है, फिर जूनियर होता है, फिर सीनियर होता है। लेकिन जब मैं कैडेट दूसरी साल थी मेरी कैडेट की, तब उस टाइम पे मुझे बताया गया कि वे सभी ने बताया जूनियर होता है, इसके बाद में फिर सीनियर होता है, और सबसे ऊपर हमारा ओलंपिक गेम होते हैं। तो जैसे एशियन गेम है, ओलंपिक है, कॉमनवेल्थ गेम है, लेकिन सबसे ऊपर तो ओलंपिक गेम ही है हमारे यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि मैं अभी और मेहनत करूँगी और ज़्यादा करूँगी। तो सभी बोले भाई अभी तेरी एज नहीं है। जब मुझे 2019 में पता चला था इसका, तो बोले तू 2020 का नहीं 2024 का ओलंपिक खेलने की तैयारी कर, अगर तू प्रैक्टिस करेगी तो अच्छा करेगी। तो अभी आपका ट्रेनिंग शेड्यूल क्या रहता है? कितने घंटे आपकी ट्रेनिंग रहती है? सुबह कितने बजे उठती हैं और रात में कितने बजे सोने को मिलता है? सुबह हमारी 5 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, कभी कभी 5:30 बजे। सर्दियों में भी 5 बजे, 5:30 बजे? 5:30 बजे स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, क्या रहता है फिर ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग में यही रनिंग हो गई, शूट हो गए, फिर ऊट बैठ भी, रस्से भी, मैट भी, सभी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। वेट ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है, हर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। लगभग 9-10 बजे तक ट्रेनिंग होती है। तो 5 से लेके 9-10 बजे तक ट्रेनिंग होती है। उसके बाद शाम में भी फिर ट्रेनिंग रहती है? हाँ, शाम को भी 4 बजे से फिर 8 बजे तक, 7:30 बजे, 8 बजे तक फिर ट्रेनिंग रहती है। ओके। और फिर कब सोने का क्या टाइम रहता है? सोने का जैसे सुबह अगर लास्ट हम 10 बजे घर पे चले जाते हैं तो उसके बाद वे प्रैक्टिस के बीच में सब कुछ ख़त्म कर देते हैं खाने पीने का। घर पे जाके सिर्फ रोटी खाते हैं और रोटी खा के 11 बजे 11:30 बजे सो जाते हैं, और अगले दिन फिर सुबह 5 बजे के ट्रेनिंग के लिए तैयार। तो जायज़ है, इतने घंटे ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अंतिम तो आपको काफ़ी ताकत चाहिए उसके लिए, रेसलिंग के लिए। हमने सुना है कि जब आपके पेरेंट्स ने स्पेशली आपके न्यूट्रिशन के लिए एक भैंस खरीदी थी कि अपनी बेटी को भैंस का दूध पिलाएंगे तो वो अच्छी रेसलिंग खेलेगी। हाँ, जैसे पहले तो गांव से दूध आता था, तो गांव में भैंस थी, गाय थी, वो थी। फिर मम्मी पापा बोले नहीं, इतने दूर से आना जाना, इतना दूध का भी नहीं होता, फिर घी भी ये नहीं है, तो यहीं पे भैंस लेके आएंगे। तो वहीं पे भैंस ले आए। तो मम्मी पापा सुबह उठने के बाद, प्रैक्टिस के बाद में दिन में दूध पिलाते, रात को पिलाते। मतलब हर रोज टाइम पे दूध घी हो जाते थे। तो जल्दी मन भर गया था, बोलने लगे अब बस करो, इतना दूध नहीं पिया जाएगा, अब दूध नहीं पिया जाएगा। हाँ। तो अब आपकी डाइट में क्या शामिल है? अभी भी उतना ही दूध पीते हो कि अभी क्या है डाइट में? नहीं, वो तो पीना ही पड़ता है दूध। तो अभी तो जैसे कोच है वो भी डांट देते हैं, फिर अगर कुछ खाती पीती नहीं हो तो बोलते फिर प्रैक्टिस कैसे करेगी अगर खाएगी पिएगी नहीं। तो क्या रहता है अभी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में आपके? जैसे सुबह तो प्रैक्टिस पे जाते हैं, केला खा लेते हैं उठ के, तो और भी चीज़ें हैं जो खा लेते हैं, लेकिन फिर अंजीर खा लेते हैं प्रैक्टिस पे जाने के बाद। प्रैक्टिस पे जाएंगे, फिर वहाँ पे मम्मी पापा बादाम ले आएंगे, जूस ले आएंगे, दही पी लेते हैं, फिर दलिया भी वहीं पे खा लेते हैं प्रैक्टिस के दौरान। तो वहाँ पे जो फ्रूट वगैरह होते हैं सभी ख़त्म करके और फिर घर पे आते हैं। फिर घर पे आके लंच में हम लेते हैं, खाना लेते हैं, रोटी होगी, सब्जी होगी, सलाद हो गया, सैलेड में सब कुछ हो गया। तो फिर लस्सी पी लेते हैं वैसे, क्योंकि तो लस्सी ज़्यादा पसंद है दूध से? हाँ, ये तो है। लस्सी पी लेते हैं, फिर सो जाते हैं। शाम को भी मम्मी पापा प्रैक्टिस पे यही पहुंचाते हैं, बादाम हो गया, जूस हो गया, सब कुछ है। ये तो हर रोज का ही है। तो मम्मी पापा खुद आपके लिए लेके आते हैं ये रोज प्रैक्टिस के दौरान? हाँ, जब कोच प्रैक्टिस करवाते हैं ना, उसके बीच में ये सब आता है। हाँ। और ऐसा कोई फेवरेट आपका चीट मील, मिठाई जो ट्रेनिंग के दौरान कोच या आपके नहीं खाने मिलती है? कोच बोलते हैं अभी नहीं खानी है, जब जीतोगी तब खाने के लिए मिलेगा। हाँ, बोलते हैं। जैसे मुझे जलेबी बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ, मैं सबसे ज़्यादा जलेबी खाती थी, तो सभी ने बोला तू जलेबी कभी छोड़ नहीं सकती।
तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं 1 साल तक जलेबी नहीं खाऊंगी। मेरे बर्थडे पे छोड़ी थी, अभी तक 31 अगस्त को दोबारा खाऊंगी। तो 1 साल से जलेबी खाई नहीं फिर? नहीं, अभी तो 4-5 महीने हुए हैं छोड़े हुए। हाँ। 31 अगस्त को ही खाऊंगी अब तो बहुत डिटर्मिनेशन है 1 साल अपना फेवरेट मिठाई छोड़ने के लिए। कौन है आपका रोल मॉडल रेसलिंग में, जिसको देख के आपको लगता है कि मुझे ऐसा रेसलर बनना है? जैसे पहले तो मेरी बहन ने बताया था ये कुश्ती कर, वैसे तो उनकी वजह से मैं कुश्ती में आई थी। लेकिन धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई तो सभी सुशील पहलवान जी को बहुत मानते थे। तो उनको ही बहुत ज़्यादा मानना है, उनकी मेहनत के भी ये करते थे, वो सबसे ज़्यादा मेहनत करते थे। उन जितनी मेहनत किसी ने भी नहीं की, किसी भी ने भी नहीं। तो फिर मैं भी यही सोचती कोई भी पूछता तो कितनी मेहनत करनी थी, मैं भी ये सोचती हूँ कि कभी कोई ये बोले कि हमें अंतिम जितनी मेहनत करनी है, कि वो भी इतनी ज़्यादा मेहनत करती थी, इतनी अच्छे से करती थी। सभी बोलते हैं सुशील पहलवान जी बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं। तो मैं भी यही चाहती थी कि मैं भी ये चाहती हूँ कि कोई ये भी बोले हम अंतिम जितनी मेहनत करें। और जैसे मुझे मोटिवेशन किया था एक बार योगेश्वर दत्त पहलवान जी ने। तो जब मैं उनसे मिली थी, वैसे मैं सुशील पहलवान जी से कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन योगेश्वर दत्त पहलवान जी से मिली हूँ। तो उन्होंने बोला था कि भाई प्रैक्टिस कर और ज़्यादा कर, तो अगर तू प्रैक्टिस करेगी तो बहुत अच्छा लड़ती है, तो ओलंपिक में मेडल लेके आएगी। अंतिम अभी आपने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता, और एशियन गेम्स के दौरान ही आपका मुकाबला एक जापानीज रेसलर अकारी फ्यूजिनामी से था, जो 127 मैचेस जीत चुकी थी लगातार बिना हारे हुए एक भी मैच। तो क्या जब आपका मैच उससे था तो आप नर्वस थी, या मन में कुछ था कि इसका मुकाबला मैं कैसे कर पाऊंगी? नहीं, ऐसा तो नहीं था, क्योंकि मैं जो एशियन गेम्स हुए थे उससे लगभग 1-1.5 महीने में मैंने बहुत सारे कंपटीशन लिए थे। मतलब जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप था, सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप था, एशियन गेम्स था, इन तीनों की ट्रायल भी थी। सभी कंपटीशन एक साथ लड़े थे मैंने। तो वजन भी कम किया था। और जब मैं सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जा रही थी तो उससे 1 दिन पहले ऊपर से रस्सा खुल गया था और मुझे चोट लगी थी। अच्छा। हाँ, उस चोट लगने की वजह से लगभग 15 दिन का ही गैप था जब मैं एशियन गेम्स का भी। तो कहाँ चोट लग गई थी, कैसे? कमर में इंजरी हुई थी उस टाइम पे। ओके। तो सभी बोल रहे थे, मतलब ये बोला अगर तूने मेहनत की है तो तुझे मिलेगा। तो उस टाइम पे मैं बाउट लड़ने की, जो मेरा सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रोंज मेडल आया। फिर वहीं पे एशियन गेम्स में गई तो मेरी दूसरी बाउट उसके साथ में थी, क्वार्टर फाइनल बाउट थी मेरी अकारी फ्यूजिनामी के साथ। तो सभी बोल रहे थे अच्छा करना, जितने तूने मेहनत की है, जितना तुझसे हो अपना 100% देना। हाँ, वो लड़की अच्छी है, मतलब 53 किलो में अभी लग जूनियर सीनियर वर्ल्ड चैंपियन भी बनी है, उसके एशियन गेम्स में भी उसका गोल्ड मेडल आया है अभी। तो सभी ने बोला तू अच्छा अपना पूरा ये देना कि 100% भी जितनी तूने मेहनत की है, अगर इस बार तुझे इंजरी है तो अगली बार तू और ज़्यादा मेहनत करेगी तो इससे रहेगी। तो ऐसे आपके स्पोर्ट में गेम में इंजरी होती रहती होगी, जैसे अभी बैक की इंजरी हुई, कभी लेग की या एंकल की, तो उस इंजरी में से कैसे बाहर निकलने के लिए आप खुद को मोटिवेट करती हो कि नहीं मुझे फिर भी खेलना है? जैसे मुझे ज़्यादा तो अभी बैक की इंजरी हुई थी, उससे पहले लेवल मैं ठीक ही रही थी। तो बैक की इंजरी के बाद में मुझे उस टाइम पे रेस्ट नहीं दिया था, क्योंकि कंपटीशन थे मेरे सभी 2 कंपटीशन जो मेरे सबसे मेन कंपटीशन थे, सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप और एशियन गेम्स। तो वो दोनों मैंने लड़े। उसके बाद मुझे थोड़ा ये फिजियो को दिखाया, जो मंजुली नोटियाल है उसको दिखाया, तो उसने मेरी इंजरी को ठीक किया। और उसके बाद ही मैंने लगभग 10-15 दिन में ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। फिर से स्टार्ट कर दी? हाँ। तो उस टाइम पे खुद को मोटिवेट रखना पड़ता है कि नहीं फिर से लड़ पाऊंगी? हाँ, ये होता है। तो सभी ने बोला था भाई तू करेगी, कुछ नहीं है, इंजरी सबको होती है। लगभग बोलते हैं पहलवान का चोट एक गहना है, खासकर कुश्ती वालों पहलवान का चोट एक गहना है। हाँ, सभी बोलते हैं ये बात, भाई ये तो होता रहता है, ये तो मतलब कभी बड़ी इंजरी होती है, कभी छोटी होती है, लेकिन हर एक पहलवान को इंजरी जरूर मिलेगी। तो उसके लिए आपको बहुत मेंटल टफनेस भी चाहिए कि आपको ये इंजरी के बावजूद भी आपको खेलना है, और स्पेशली जब आपके बाउट्स भी होते हैं वो टाइम पे आपको इंजरी की तरफ नया ध्यान रखते हुए बहुत मेंटली टफ होके खेलना पड़ता है। तो वो मेंटल टफनेस के लिए कैसे इतनी मेंटली टफ रहती हो? मेडिटेशन करती हो कि क्या, किस तरह से वो टाइम पे फोकस रहता है? जैसे मेरे कोच है भगत सिंह, तो वो इतना मोटिवेशन करते हैं, मतलब बाउट से पहले भी, प्रैक्टिस में भी, तो इतना अच्छा करेगी, ये कर, मतलब
किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर। मतलब इतना ध्यान रखते हैं सभी चीज़ों का, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं होती, एक छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं मेरे। कोई भी चीज़ होगी ट्रेनिंग में तो बिल्कुल भी इतना भी ये नहीं लेंगे कि भाई थोड़ा सा भी रिस्क किसी चीज़ पे, बहुत ध्यान रखते हैं। किसी चीज़ पे कोई भी गलती होगी उस पर समझाते हैं। जैसे इंजरी हुई थी उस टाइम पे भी उन्होंने बोला था कि भाई तू बाउट लड़ेगी तो बहुत अच्छा करेगी, बस ये सोच के मतलब तुझे इंजरी है, बस ये सोच के लड़े, तूने कितनी मेहनत की है, बस ये सोच के बोले तू अगर तू ये सोच के लड़ेगी तूने कितनी मेहनत की है तो तेरा मेडल पक्का आएगा। बहुत अच्छा। तो फिर आपने लड़ा और ब्रॉन्ज मेडल जीता एशियन गेम्स में। ओके, तो फिर आपने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता और अंतिम आप अभी UWW की राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 बनी है। तो जब पता लगा आपको तो आपने कैसे रिएक्ट किया और कैसे सेलिब्रेट किया इस सक्सेस को? जिस दिन मुझे पता चला था मुझे राइजिंग स्टार अवार्ड मिला है तो उस दिन हम सभी शादी में गए हुए थे। उस टाइम पे गांव में शादी थी चाचा की, तो शादी में थे। तब पता चला तो कोच को बताया, कोच ने भी कहा हाँ तुझे राइजिंग स्टार अवार्ड मिला है। तो पिछले साल 2022 का अवार्ड था वो अमित लोर को मिला था USA की। तब मुझे पता चला था हर साल किसी न किसी को राइजिंग स्टार अवार्ड मिलता है। तो उस टाइम पे मेरा नाम 5वें नंबर पर था उसमें। तो 5 लड़कियों का किया था, उसमें से 5वें नंबर पर मेरा नाम था। अच्छा। तो कोच ने बोला इस बार 5वें नंबर पर, अगली बार पहले नंबर पे लेके आना है। जो भगत सिंह कोच है तो जब भी प्रैक्टिस करवाते थे तभी बोलते थे कि भाई देख ले राइजिंग स्टार अवार्ड नहीं लेना है क्या, और प्रैक्टिस कर। कुछ भी करवाते थे तो बोले जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनेगी और सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल आएगा तो तुझे राइजिंग स्टार अवार्ड पक्का मिलेगा। तो ये बोल बोल के आपको कोचेस मोटिवेट करते थे और आपने अपना बेस्ट दिया। हाँ। तो अभी आप पेरिस ओलंपिक्स के लिए तैयारी कर रही हो, तो कैसी चल रही है तैयारी पेरिस ओलंपिक्स के लिए आपकी? जैसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाते हैं कोच, सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए भाई तेरी इतने दिन में बाउट है, इस चीज़ का ध्यान रख। अभी मतलब सुबह भी 5 बजे प्रैक्टिस करवाते हैं, शाम को भी 4 बजे आ जाते हैं प्रैक्टिस करवाने के लिए। हर रोज़ प्रैक्टिस मतलब 4-5 घंटे सुबह, 3-4 घंटे शाम को होते हैं। और रेसलिंग मैट के बाहर हमने देखा है कि आपका जो नेचर है काफ़ी पोलाइट और शाई है, लेकिन जब रेसलिंग मैट पे अंतिम उतरती है तो एकदम अग्रेशन के साथ। तो कैसे ये एकदम चेंज ओवर होता है? जैसे हमारा कि कोई भी चीज़ होगी, हम यहाँ पे आए हैं या फिर कुछ और चीज़ कर रहे हैं, हमारा नेचर होता है। हम जब हमारी बाउट होती है हम सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। हमें ज़्यादा घूमना नहीं है, ज़्यादा किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ बाउट के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो ये सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। कोच बोलते हैं अभी रेस्ट कर, अभी इतना सोना है, अभी उठ जा, अभी ये खा ले, अभी बाउट आने वाली है, उससे 2-3 घंटे पहले कुछ भी नहीं खाने देते हैं, बोलते हैं अभी कुछ भी नहीं खाना है। तो उसके साथ साथ मतलब मूड भी चेंज, मतलब सब कुछ चेंज हो जाता है हमारा। तो वो खुद ही एग्रेशन मैट पे आ जाता है। हाँ। कि हमें जीतना है। हाँ। बहुत अच्छा। और रिलैक्सेशन के लिए क्या टेक्निक आप करते हो, क्योंकि बॉडी को रिकवरी और रिलैक्सेशन भी चाहिए जब आप रोज़ इतना हैवी ट्रेनिंग करते हो, तो उसके लिए क्या आपकी टेक्निक्स हैं? जैसे बॉडी 1-2 बार बहुत ज़्यादा टाइट भी हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा भी हो जाती है, कभी स्टीम भी लेना पड़ता है, मालिश भी करवानी पड़ती है, सोनाबाद भी लेना पड़ता है। मतलब पहले इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखते थे, लेकिन अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस बढ़ाते जा रहे हैं उतना ज़्यादा सभी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। ओके। हमने सुना आपको स्विमिंग भी बहुत पसंद है रिलैक्सेशन के लिए। हाँ, जहाँ पे खड़ता वहीं पे स्विमिंग पूल भी है हमारे घर के पास में। हाँ। थोड़ा ही दूर है, बस 5-7 मिनट। तो जब भी ट्रेनिंग करवाते थे तो मैं बोलते थे जैसे गर्मियों में तो हर रोज़ ही मैं चली जाती थी वहाँ पे स्विमिंग करने के लिए। बहुत अच्छा। और अंतिम की ज़िंदगी में अभी सबसे इम्पोर्टेंट आदमी कौन है? मम्मी पापा, कोच और भाई बहन, यही है। ओके। और ऐसा कुछ सपना जो अभी अंतिम को पूरा करना है आगे? जैसे सब मम्मी पापा भी यही चाहते हैं कि मैं ओलंपिक में मेडल लेके आऊँ, और कोच ने भी यही बोला है कि वे एक ऐसा रिकॉर्ड बनाना है। वे एक दिन पूछा था वैसे वे क्या करना है, प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा वो करते हो तो क्या सोच के बोलते हैं, बोला था कि वे ऐसा रिकॉर्ड बनाना है जो कभी किसी से टूटे भी ना। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और रेसलिंग के अलावा क्या हॉबीज़ हैं? जब फ्री टाइम होता है या ऑफ पीरियड होता है तो क्या अच्छा लगता है? दोस्तों के साथ घूमना, क्या पसंद है? भाई बहन के साथ झगड़ा। तो भाई बहन के साथ टाइम व्यतीत करना। हाँ। ओके। तो उनके साथ घूमने जाते हैं कि खेलते हैं कि क्या करते हैं? नहीं, खेल लेते हैं, मतलब
कि एक दिन अगर रेस्ट भी देते तो हम गली में चिड़ी बल्ले खेलने लग जाते हैं, कुछ भी करने लग जाते। आपने जैसे बताया अंतिम कि आपको खाली टाइम में भाई बहन के साथ टाइम व्यतीत करना पसंद है, तो ट्रैवल पसंद है आपको? हाँ ठीक है, जैसे भाई बहन है या फिर कोई भी है अपने साथ फ्रेंड है, उनके साथ कहीं पे जाना, मतलब घूमने जाना, मतलब कहीं पे तो 1-2 बार ही गई हूँ वैसे मैं, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है, ज़्यादातर जाती नहीं हूँ। और क्या ये भी हमने सुना है कि आपको डॉल्स और टेडी बियर का बहुत शौक है, तो कितना कलेक्शन हो गया अभी तक? जैसे मैं किसी भी गेम में जाती हूँ, कोई भी कंपटीशन हो गया बाहर का, तो मैं बाहर से 4-5 टेडी बियर लेके ही आती हूँ, क्योंकि मैं कोच ने बोला था जब मैं शुरू में लेके आती थी क्या करेगी, मैंने बोला था मेरे लिए एक अलग से कमरा बना देना, मैं वो एक कमरा टेडी बियर का करूँगी। तो कितने टेडी बियर इकट्ठे हो गए अभी तक आपके? हो गए होंगे 25-26 टेडी बियर इकट्ठे हो गए? हाँ। अरे वाह, बहुत अच्छा। और अंतिम, आज आपको बहुत सारे एथलीट्स हमारे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब जानना चाहते हैं कि अगर उनको स्पोर्ट्स को, किसी भी स्पोर्ट्स को एज ए करियर लेना है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? जैसे मैं पहले ट्रेनिंग करती थी, जैसे मैं घर पे चली गई थी एक बार, तो क्योंकि कोच मारते भी थे बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो हाँ, तब मुझसे कोई बच्चा पूछता था कि हम कुश्ती कर ले, तो मैं बोलती थी नहीं, बहुत पिटाई होती है, सोच समझ के आना। तो अब तो मैं यही बोलती हूँ कि भाई नहीं, रेसलिंग बहुत अच्छा गेम है, जो भी इसे चूज करता है, मतलब सच्चे मन से करता है, उसे भगवान देता भी है, और बहुत बेस्ट गेम है ये। तो जो भी रेसलिंग लेना चाहते हैं वो रेसलिंग लें, और मेहनत करेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। हाँ। धन्यवाद अंतिम।